नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी घटना हुई थी जब रायपुर के कलेक्टर ओपी चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश लिया था। ऐसी एक बड़ी घटना 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले हुई है, जहां एक साथ 2 पद्मश्री अवार्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मशहूर छत्तीसगढ़ी सिने कलाकार अनुज शर्मा, जिन्हें 2014 में पद्मश्री मिला था, इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके अलावा 2021 के पद्मश्री अवार्डी मशहूर पंथी नृत्य कलाकार राधेश्याम बारले, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ली है। इसके अलावा पूर्व IAS RPS त्यागी और निर्दलीय पार्षद अमर बंसल के अलावा कुल 449 की संख्या बताई गई जिन्होंने भाजपा प्रवेश लिया। दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने वाले शेष लोग भी अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन्हें प्रवेश दिलवाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। मीडिया को 1 जून की सुबह 9:30 बजे एक शॉर्ट नोटिस दी गई कि बताया गया कि 12 बजे अनेक जानी मानी हस्तियां भाजपा प्रवेश लेने वाली हैं। ऐसी मशहूर हस्तियों का भाजपा प्रवेश लेने से जाहिर तौर पर इसका सीधा सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली होगी कि इनके भाजपा प्रवेश की जानकारी जिस तरह से गुप्त रखी गई, वैसी एक और गुप्त जानकारी 15 मई को भी दी गई थी, जब भाजपा को चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत करनी थी। वहाँ मीडिया को बताया गया कि रायपुर से 25 किलोमीटर दूर उन्हें ले जाया जाएगा, बस की व्यवस्था की गई है। भाजपा कार्यालय जब तक पत्रकार पहुंचे तब तक कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद बताया गया कि रायपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम गोड़ी जाना है और वहां जाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की, भाजपा की इन कवायदों से स्पष्ट है कि बहुत पहले से काफी तैयारियां चल रही है और अचानक जिस तरह से मीडिया के साथ ये चीजें साझा की जा रही है, वह राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आने वाले दिनों में और कौन भाजपा प्रवेश ले सकता है या भारतीय जनता पार्टी कौन सी बड़ी रणनीति लेकर प्रस्तुत हो रही है। छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव अब तक हुए बीते 4 चुनाव से एकदम जुदा हो सकता है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव से एकदम अलग। जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा और उसके अलावा लव जिहाद के विषय में जिस तरह से भाजपा मुखर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुद को राम भक्त बताने से पीछे नहीं हट रही है। रायगढ़ में 3 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता, राम वनगमन पथ और चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जैसे कांग्रेस खुद को प्रस्तुत कर रही है, वहां जो प्रतियोगिता नजर आ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कांग्रेस की इस रणनीति की काट खोजने में लगे हैं और लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के खतरे की बात बताई जा रही है, उसे साबित करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। रायगढ़ की ऐसी घटना को लेकर पूर्व IAS और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया। दानिश खान नामक एक व्यक्ति पर सीधे तौर पर एक युवती की हत्या का आरोप लगा है। ये घटना सीधे तौर पर लव जिहाद से जोड़ी जा रही है। मृतक लड़की के परिजन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी चौधरी के साथ आए और ओपी चौधरी ने इस बारे में कुछ बड़ा खुलासा किया। युवती ने मरने के पहले जो कुछ बातें कही उसे एक वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसे आपको समझना होगा कि किस तरह से उस लड़की के साथ अमानवीय हरकत की गई। उसकी एक बच्ची को गायब करवा दिया गया और खुद को अविवाहित बताकर लिव इन रिलेशन में रहने वाला दानिश खान किस तरह से उसे दवाई के ओवरडोज देकर हत्या कर देता है। कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बैंड से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं। सारी सनों तो बेकार इंसान से मुझे इंसान मुझे जीने नहीं देता। इस घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने जिस तरह से अपनी पार्टी का स्टैंड रखा, इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति में पड़ सकता है। लव जिहाद की केरल स्टोरी फिल्म में पूरे देश ने देखी। आज लव जिहाद की छत्तीसगढ़ स्टोरी हमारे रायगढ़ में दुखद तरीके से घटित हुई है। अनुसूचित जाति की बहन राखी चौहान के साथ लव जिहाद की घटना हुई है दानिश खान के द्वारा। उसने पहले उसे प्रेग्नेंट किया, लो क्लास से वह फिर चली गई, फिर उसके बाद एक बच्ची का जब जन्म हुआ तो उसे भेज दिया गया या गायब कर दिया गया, हत्या कर दी गई। इस तरह की आशंका उसके पीड़िता के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। इसके पश्चात पीड़िता के परिवार ने कहा है कि पुलिस की जांच पर उसे भरोसा नहीं, इसलिए न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में SIT का गठन हो और हाई कोर्ट के निगरानी में जांच की प्रक्रिया को चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने 1 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति कुछ गरीब परिवार के लिए सहायता राशि की मांग की है। कल मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं। अगर 302 का FIR नहीं होता,
सारे धाराओं में 311, 312, 313 में नहीं होता, SIT का गठन नहीं होता, अगर मुआवजा नहीं दिया जाता, सहायता राशि नहीं दी जाती, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए विवश हो। ऐसे ही कुछ मुद्दे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हावी होते जा रहे हैं जो इससे पहले नजर नहीं आए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अनेक जानी मानी हस्तियों को पार्टी में प्रवेश करवाया है, उसके बाद अब कुछ और बड़ा होने वाला है। अब जानकारी मिल रही है पिछले चुनाव में अपनी सहयोगी BSP के साथ 7 सीट हथियाने वाली जोगी कांग्रेस का जल्द विलय होने वाला है। जोगी कांग्रेस के मौजूदा सर्वे सर्वा अमित जोगी ने एक पत्र जारी किया है। काफ़ी इमोशनल तरीके से यह पत्र लिखा गया और उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उनकी पार्टी का किस तरह से विलय होने जा रहा है। यह विलय किस में होगा, कांग्रेस में या भाजपा में, इसे समझने के लिए आपको अमित जोगी का पत्र भी देखना होगा जिसमें अमित जोगी ने लिखा है, अब चुनाव को बहुत कम समय बचा है। मैंने, आपने, हम सभी ने कई बार पार्टी और हम सभी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई बार चर्चा की। इस पर विचार विमर्श हुआ। गठबंधन विलय के सारे विकल्पों पर हमने साथ काम किया। बहुत साफ है, अगर मेरा राजनीतिक भविष्य उज्जवल है तो आप लोगों का भी होगा। अगर मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा तो जोगी परिवार और राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी, जिसका फायदा आपको ही होगा। अब हम और रुक नहीं सकते, यह निर्णय की घड़ी है। दोनों राष्ट्रीय दल से टक्कर लेने हमें संसाधन, सामर्थ्य, चेहरा और रोल मॉडल की आवश्यकता होगी। ऐसी कड़ी जिसको स्वयं जोगी जी ने अपने रहते ही जोड़ा था, और हम इस कड़ी से जुड़कर और मिलकर छत्तीसगढ़ में 2023 में अपनी सरकार बनाएंगे। अमित जोगी के ऐसे पत्र से साफ है कि वो खुद को बड़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस तरह से, जिन कारणों से उनकी पार्टी में फूट मची रही, बड़ी संख्या में लोग उन्हें छोड़कर जाते रहे, उसके लिए कोई कसूरवार है तो खुद उनका अपना व्यवहार, जो उन्हें करीब से जानते हैं, उनकी तुनक मिजाजी की लोग शिकायत करते रहे हैं। 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस कुल 5 सीटों में विजय मिली थी, जिसमें देवव्रत सिंह और अजीत जोगी के निधन के बाद 2 सीटें खाली हुई और उपचुनाव में इन दोनों सीटों में कांग्रेस ने फतह हासिल की। इसके अलावा 2 अन्य विधायक धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। धर्मजीत सिंह को तो उन्होंने आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल भी दिया है। अमित जोगी की पार्टी में कोई एक उनके साथ है तो वो खुद उनकी मां डॉक्टर रेणु जोगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इस पार्टी की वैसे कोई बखत नहीं है, लेकिन अमित जोगी फिर भी खुद को जिस तरह से अपनी ही कलम से बड़ा कर बता रहे हैं, वहाँ उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जिस तरह राजनीति नई करवट लेने जा रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी का बिलासपुर में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आने की सूचना भी है। यहाँ तीसरे मोर्चे की तैयारी होगी। पिछले बार जिस तरह से तीसरा मोर्चा तैयार किया गया था और सफलता भी मिली थी, कुछ ऐसी ही उम्मीद से कई अन्य दल भी एकजुट होने वाले हैं। लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को नए कलेवर में प्रस्तुत कर पा रही है, उससे कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बार बार एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि ओम माथुर ने जब बस्तर दौरे के दौरान ये बातें स्पष्ट कर दी, इसके पहले जो प्रभारी थी डी पुरेंद्रश्वरी, उन्होंने तो 2021 के अगस्त में बहुत पहले ही बता दिया था कि पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा जिस तरह से बार बार OP चौधरी और अरुण साव जैसे तमाम नामों को लेकर आगे बढ़ता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हर बार स्पष्ट कर देते हैं कि हम इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन 90 विधानसभा में नए चेहरे कौन कौन से होंगे, किन्हें मौका मिलेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार पुराने छत्रपों की इस बार एक नहीं चल रही है। पहले जिस तरह से प्रोफाइल दी जाती थी और जिस तरह से आवेदन दिया जाता था, जिस तरह से कुछ बड़े नेताओं का एक तरह से कोटा फिक्स कर दिया गया था, यहाँ किसी को नहीं मालूम है कि टिकट किसकी मिलेगी, किसकी कटेगी। कुल जमा 3-4 संगठन के जो प्रमुख लोग हैं, जिनमें कुछ पूर्णकालिक भी हैं जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, वो भी मंथन कर रहे हैं और दिल्ली को भी सारी सूचना दे रहे हैं। लगातार सर्वे हो रहे हैं। कुछ अनाम चेहरे सर्वे करने दिल्ली से आ रहे हैं जो चौक चौराहों पान ठेले पर नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जगह वो ट्रेस कर लिए गए, अन्यथा लोगों को पता ही नहीं है कि कब कैसा सर्वे हो रहा है, कैसी जानकारियां सामने आ रही है। हम लगातार ऐसे दिलचस्प मुकाबले से आपको जोड़े रहेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रपूत लगातार प्रयासरत रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति के माध्यम से समाज और देश का भला हो, राजनीति की सुचिता कायम रहे। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।